हेलो गर्ल्स, बीए एंड बीएससी फर्स्ट ईयर। हमने चैप्टर पढ़े थे। एक तो हमने पढ़ा था द बर्थ ऑफ खादी, जो आपका ये वाला था, एंड दूसरा था आपका इट राइज्ड विद डेस्टिनी, ठीक है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। जब मैंने इन दोनों चैप्टर पढ़ाए थे तो मैंने क्वेश्चन आंसर इनके आपको करने के लिए कहा था, लेकिन मैंने लास्ट के जो दोनों क्वेश्चन थे वो नैरेट करने थे, बड़े क्वेश्चन थे, तो मैंने आप लोगों को कहा था कि ये वाले मैं आप लोगों को करके सेंड कर दूंगी और समझा दूंगी, ठीक है। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है, दोनों क्वेश्चन, ये मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। ओके, जैसा कि आप देख पा रहे हो नोटबुक के अंदर मैंने दोनों क्वेश्चंस के आंसर लिख रखे हैं, ठीक है। पहला चैप्टर आपका था बर्थ ऑफ द खादी, जो हमने पढ़ा था महात्मा गांधी जी के एक ऑटोबायोग्राफिकल नोट था, जिसमें से महात्मा गांधी जी ने अपने जब उन्होंने साबरमती, मतलब जहाँ पे साबरमती के किनारे उन्होंने जब सत्याग्रह आश्रम का निर्माण किया था, तो उन्होंने वहाँ पे मतलब भारत को आज़ाद करवाने के लिए जो फ्रीडम फाइटिंग की शुरुआत करी थी, आंदोलन की जब उन्होंने शुरुआत करी थी, तो उन्होंने महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले चरखे का, जो आपने सुना होगा कि चरखे का निर्माण किया, और चरखे से ही उन्होंने खादी का निर्माण किया। तो इसके अंदर इसमें क्वेश्चन है आपका, नरेट द बर्थ ऑफ खादी इन योर वर्ड्स, कि जो बर्थ ऑफ खादी जो चैप्टर आपने पढ़ा है, ऐसे आपने जो पढ़ा है, उसको आपको अपने शब्दों में, शॉर्ट में, स्वीट में नरेट करना है, उसको शॉर्ट में लिखना है, समराइज करना है। तो मैंने यहाँ पे छोटा सा आंसर इसका बनाया है आप लोगों के हिसाब से कि आपको किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को समझा देती हूँ इसमें मैंने क्या क्या लिखा है, ठीक है। दिस इज ऑटोबायोग्राफिकल नोट, यहाँ से हम देख रहे हैं कि दिस इज ऑटोबायोग्राफिकल नोट रिटन बाय महात्मा गांधी जी। ये महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया एक ऑटोबायोग्राफिकल नोट है। ऑटोबायोग्राफिकल मीन्स आत्म मतलब कि बायोग्राफी, आत्मचरित्र चित्रण के द्वारा, ठीक है। बायोग्राफी होता है किसी की जीवनी लिखना, तो ये ऑटोबायोग्राफी मीन्स अपने जीवन से रिलेटेड है, उनका खुद का अपने जीवन से रिलेटेड एक नोट है, छोटा नोट है, जो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। आगे क्या है, व्हेन द सत्याग्रह आश्रम वाज फाउंडेड एट साबरमती, क्या कहा जा रहा है कि जब साबरमती नदी के किनारे, गुजरात में जो साबरमती नदी है उसके नदी के किनारे जब सत्याग्रह आश्रम की खोज की गई, सत्याग्रह आश्रम का निर्माण किया गया, फाउंडेड मीन्स की निर्माण किया गया, जब वहाँ पे सत्याग्रह आश्रम का निर्माण किया गया, तो साबरमती दे इंट्रोड्यूस ए फ्यू हैंडलूम्स हेयर, उन्होंने वहाँ पे क्या किया, कुछ हैंडलूम्स की स्थापना करने का विचार उन लोगों ने लाए। हैंडलूम्स मीन्स क्या होता है, हैंडलूम का होता है जो जिनमें हम हाथ से बनाए हुए सामान बनाते हैं और बिक्री करते हैं, ठीक है। हाथ के द्वारा बनाया गया सामान हाथ से हम खुद बनाते हैं और हमारे खुद के द्वारा उनको बिक्री करते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक तो आय की मतलब नौकरी मिलती है लोगों को काम करने के लिए वहाँ पे, दूसरा क्या होता है कि खुद के बनाए हुए सामान को हम खुद ही के लोगों में बेचते हैं, तो हमारी जो आमदनी होती है, जो पैसा होता है हमारा, वो बाहर विदेशों में नहीं जाता है। तो इस वजह से महात्मा गांधी जी ने मतलब स्वदेशी के ऊपर जोर दिया, उन्होंने अपने हाथ से बनाए हुए कपड़े को पहनने पे उन्होंने काफ़ी जोर दिया। तो इसके अंदर उन्होंने किस तरीके से बताया है कि खादी का निर्माण किस तरीके से हुआ। खादी जो आप जानते हो एक कपड़ा होता है, खादी का कपड़ा होता है, उसके बारे में है, तो उसका जन्म कैसे हुआ, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है कि जब सत्याग्रह आश्रम का निर्माण किया गया साबरमती नदी के किनारे पे, तो उन्होंने कुछ वहाँ पे आश्रम के अंदर कुछ हैंडलूम्स भी उन्होंने डेवलप करे, इंट्रोड्यूस किए, कुछ हैंडलूम्स भी उन्होंने बनाने की वहाँ पे सोची। अब क्या था, द ऑब्जेक्ट दैट दे फाइंड इन द आश्रम सेट बिफोर देम सेल्फ वाज टू बी एबल टू क्लोथ इंटरली इन
क्लॉथ मैन्युफैक्चर्ड बाय देयर ओन हैंड्स। अब क्या कहा जा रहा है कि इन आश्रम के अंदर मेन ऑब्जेक्ट क्या था। ऑब्जेक्ट मीन्स कि कुछ जो जिस काम को किया जाता है। सब्जेक्ट होता है हम खुद होते हैं सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट होता है हमारे जो सामने जो होता है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे आश्रम में मेन ऑब्जेक्ट क्या था, सामने करने लायक काम क्या था, ये था कि किस तरीके से कपड़े को, क्लोथ को इंटेयरली इन क्लोथ मैन्युफैक्चर्ड बाय देयर ओन हैंड्स। अब इनके सामने सबसे पहला ऑब्जेक्ट ये था कि किस तरीके से सेट करें, इस चीज़ को वो लोग सेट करें कि कपड़े को किस तरीके से वो अपने हाथों से मैन्युफैक्चर करें, अपने हाथों से बनाएं, और अपने हाथों से बना के उसको डेवलप करके उसको कपड़े में निर्माण करना था। उनके सामने मेन ऑब्जेक्ट क्या था कि कपड़े को किस तरीके से बनाया जाए। ठीक है, ओन हैंड्स मीन्स अपने खुद के हाथों से। ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, जब भारत की स्वतंत्रता का स्ट्रगल चल रहा था, लड़ाई चल रही थी, मतलब उस टाइम पे, उस दौरान महात्मा गांधी कलेक्टेड मनी फ्रॉम डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी टू क्रिएट ए ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जब भारत की स्वतंत्रता संग्राम के जब समय चल रहा था, भारत को आज़ाद करवाने के जो पीरियड्स चल रहे थे, जो दौर चल रहा था, उस टाइम पे महात्मा गांधी जी ने क्या किया, कुछ डिफरेंट सेक्शंस, कुछ अलग अलग सोसाइटी के लोगों के पास जा के उन्होंने कुछ पैसे कलेक्ट करे। लोगों से जा के, जिस तरीके से ऐसे कोई संस्था चलाने के लिए हम चंदा लेते हैं लोगों से या कुछ पैसे कलेक्ट करते हैं, तो उस तरीके से महात्मा गांधी ने उस टाइम पे लोगों के पास जा के अलग अलग सोसाइटी, अलग अलग सेक्शंस, अलग अलग क्षेत्र के जो लोग थे उनके पास जाके कुछ मनी कलेक्ट करनी उन्होंने शुरू करी। किस तरीके से, उनसे मतलब संस्था के नाम से, साबरमती आश्रम पे जो उन्होंने सत्याग्रह आश्रम बनाया है, उस आश्रम के नाम से उन्होंने कुछ मनी कलेक्ट करनी स्टार्ट कर दी। और उसको किस काम में लेना था उनको, क्रिएट ए ग्रास रूट। ग्रास मीन्स होता है घास, घास की जड़ से ऑर्गेनाइजेशन टू एनकरेज हैंडलूम्स। ठीक है, वेविंग। ठीक है, क्या करना था अब उनको, उन पैसों से क्या करना था, जो घास जो होती है, घास की जो जड़ें होती हैं, जिसको जूट बोलते हैं, जूट से जो खादी बनती है, तो अब क्या करना था, अब उनको चरखों की स्थापना करनी थी, चरखे खरीद के लाने थे, ताकि उनसे वो जो घास है, उस घास से वो एक तरीके की जूट बना पाए, और उससे क्या धागा बना पाए, सूत बना पाए, सूत से फिर वो सूती वस्त्र बना पाए। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने, मतलब वहाँ पे वेविंग मीन्स जुलाई जो थे वो चरखे चलाने का काम उन्होंने स्टार्ट किया। दिस वाज कॉल्ड खद्दर। इसको सबसे शुरू में क्या कहा गया था, खद्दर का कपड़ा कहा गया था। ठीक है, आज भी कई लोग बोलते हैं खादी है, खद्दर का कपड़ा है। तो उस चीज़ को सबसे पहले जो वो उस धागे से, जूट के जो उस धागे से बना गया था, ग्रास रूट्स मीन्स जूट का जो धागा था, उससे जो कपड़ा, जो धागा बना, उसको सबसे पहले क्या कहा गया, खद्दर। और खादी मूवमेंट, और उस चीज़ से ही वो कौन सा मूवमेंट माना गया, खादी मूवमेंट माना गया। ठीक है, खादी मूवमेंट। गांधी आल्सो टुक टू स्पिनिंग विथ ए चरखा। और इसके बाद में गांधी जी ने क्या किया, एक स्पिनिंग व्हील, चरखा जिसको नाम था चरखा, चरखा भी वो वहाँ पे स्थापना करी। एंड प्रमोटेड खादी फॉर रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। और इस तरीके से उन्होंने रूरल जो इलाके थे, ग्रामीण जो क्षेत्र थे, उनके अंदर सेल्फ एम्प्लॉयड बनाया, उनको स्वनिर्मित काम दिया, उनको रोजगार दिए, जो उनके खुद के द्वारा बनाए हुए रोजगार थे। तो इस तरीके से हमने अपने ओन वर्ड्स में हमने देखा कि किस तरीके से गांधी जी ने इसमें, मतलब बर्थ ऑफ खादी के अंदर गांधी जी का जो योगदान रहा है चरखे को लेके, जो हम बचपन से सुनते आए हैं, और सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस तरीके से हुई थी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास है दूसरा चैप्टर का क्वेश्चन, ए ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी। ठीक है, दोनों चैप्टर मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। दोनों चैप्टर पढ़ाने के बाद में मैं इनके क्वेश्चंस आपको, ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, ताकि ये दोनों चैप्टर आपके क्लियर हो जाए। इससे पहले एक स्टोरी है और उससे पहले एक पोएम है, जो मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ।
ये पढ़ाने के बाद में आपका ग्रामर का जो पार्ट है, ग्रामर का पार्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा। ए ट्रस्ट विथ डेस्टिनी। What are the views expressed by पंडित नेहरू in A Tryst with Destiny? A Tryst with Destiny जो चैप्टर है, जो लेसन है, उसके अंदर आपके नेहरू जी के जो व्यूज़ हैं, नेहरू जी के जो विचार हैं, वो किस तरीके से एक्सप्रेस, किस तरीके से प्रदान किए गए हैं या दिखाए गए हैं, वो इस सवाल में, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू comes forward with the Tryst with Destiny speech to a Indian Constituent Assembly in the Parliament। ये मैंने जैसे कि आपको बताया था कि ये कब दिया गया था, इसमें अपन लिखते हैं 14 अगस्त 1947। ठीक है, इन इवनिंग। ठीक है, इन इवनिंग। क्या समझ में आ रहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जब भारत आज़ाद होने के बाद में पहले भारत के प्रधानमंत्री चुने गए थे पार्लियामेंट में। पहले प्रधानमंत्री कौन थे भारत के? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जब 14 अगस्त 1947 की इवनिंग में जब अपनी स्पीच दी, पूरे राष्ट्र को संबोधित करते हुए जब उन्होंने अपनी स्पीच देनी शुरू करी, तो वो एक स्पीच थी। उस स्पीच में उन्होंने बताया था कि किस तरीके से उन्होंने भारत को आज़ाद करवाने के लिए किस तरीके का स्ट्रगल उन्होंने देखा और किस तरीके से उन्होंने स्ट्रगल को फेस किया है। तो इस चैप्टर के अंदर उन्होंने यही चीज़ बताई है कि जो स्ट्रगल उन्होंने देखा था, जो फाइट्स, जो गरीबी के प्रति और जो बीमारियों से लड़ने के लिए जो दास्ता में जो भारतीय नागरिक जो सहन कर रहे थे काफ़ी सालों से, उन चीज़ों से किस तरीके से वो निकल पाए, उन्होंने किस तरीके से प्लानिंग करी, और इस चैप्टर में ये दिखाया गया कि आगे उन्होंने फ्यूचर में उनको क्या क्या करना है, उस चीज़ की भी प्लानिंग की गई है। ठीक है, स्पीच टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की जो असेंबली हो रही थी, उन भारतीय संविधान के ऊपर जो असेंबली थी पार्लियामेंट में, उसमें उन्होंने एक स्पीच दी। ठीक है, द ओनली पॉलिटिकल एलिमेंट इन द स्पीच। इस स्पीच के अंदर, इस भाषण के अंदर जो एलिमेंट्स क्या है, तत्व क्या है, सिर्फ राजनीतिक तत्व हैं जो भारत से जुड़े हुए थे, जो इंडिया से जुड़े हुए थे, वो सारे राजनीतिक तत्व इसमें उस स्पीच में उन्होंने दिए हैं। वाज नेहरूज इंटेंशन टू फाइट पॉवर्टी एंड डिजीज। इस स्पीच में द ओनली political elements in the speech was Nehru's intention to fight poverty and disease। इस स्पीच में, इस भाषण के अंदर नेहरू जी का, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का इंटेंशन था, जो कहने का जो उनका आधार था, मतलब जिस चीज़ पे उनका फोकस था, वो क्या था? ओनली किस तरीके से पॉवर्टी और डिजीज। पॉवर्टी मीन्स होती है गरीबी, ओके, डिजीज मीन्स होती है बीमारियां। किस तरीके से गरीबी और बीमारियों से लड़ा जाए, इसके ऊपर उनका फोकस था। पूरा इंटेंशन जो था वो इसी चीज़ के ऊपर उनका था। हेंस यद्यपि नेहरू मेक्स द स्पीच एज ऑथेंटिकल एज पॉसिबल। जबकि इस स्पीच को नेहरू जी ने जितना हो सका उतना, मतलब बहुत अच्छे तरीके से भारत के नागरिकों को संबोधित किया। इट इज़ द रेस्ट ऑफ द स्पीच। ये एक तरीके की ऐसी स्पीच थी जैसे कि उस स्पीच में, उस भाषण में ऐसे लग रहा था कि अब हम लोगों ने सांस ली है, या अब हम लोगों ने मतलब कि रेस्ट लिया है। एक बहुत लंबा फ्रीडम स्ट्रगल जो चलता आ रहा था, उस चीज़ से हम लोगों ने अब एक तरीके से सांस ली है, एक तरीके से आराम अब हमें जाके मिला है। नेहरू टेक टाइम टू properly summarize and explain when India is all about। इस
स्पीच के अंदर नेहरू जी ने प्रॉपरली पूरी तरीके से समराइज किया है, मतलब पूरी तरीके से संक्षिप्त रूप से मतलब समझाया है और एक्सप्लेन व्याख्या करी है व्हाट इंडिया इज ऑल अबाउट, पूरी तरीके से भारत क्या है, अपने आप में भारत पूरी तरीके से क्या है। इस स्पीच में नेहरू जी ने बहुत शॉर्ट एंड स्वीट और अच्छे तरीके से उन्होंने इस चीज़ का व्याख्या करी है। जवाहरलाल नेहरू सेंड्स इंडिया इनटू इट्स फर्स्ट डे ऑफ इंडिपेंडेंस, जवाहरलाल नेहरू जी ने ये जो भाषण दिया है वो सेंड्स इंडिया को, भारत को उन्होंने पहले स्वतंत्रता के पहले दिन पर, मीन्स कि जो कल जैसे सुबह भारत का झंडा फहराने वाले हैं और आज शाम को वो भाषण दे रहे हैं इस चीज़ का, तो एक तरीके से कहा जा रहा है कि भारत को पहले दिन, भारत की आज़ादी के पहले दिन नेहरू जी ने ये स्पीच लोगों को दी। दीज पावरफुल वर्ड्स, ये जो शक्तिशाली वर्ड्स थे उनके, जो शब्दों में उनकी जो पावर थी, कैन मूव एनी इंडियन विथ इमोशन एंड टीयर्स, जो आज तक मतलब जिस तरीके से भारतीय जो आंसू उन्होंने जो देखे हैं, जो इमोशंस, उनकी भावनाओं को जिस तरीके से तोड़ा गया था, उनकी भावनाओं को जिस तरीके से ठेस पहुंचाई गई थी, तो उन भावनाओं को वो किस तरीके से मतलब निकाल पाए, इस तरीके से उन्होंने इस छोटे से चैप्टर के द्वारा उन्होंने इतने पावरफुल वर्ड्स दिए हैं ताकि भारत के जो नागरिक हैं उन चीज़ों को भूल पाएँ और आगे अपनी लाइफ में वो आगे बढ़ पाएँ। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, इसमें शायद आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। ठीक है, अब मैं आपको एक बार फिर से दोनों चैप्टर के बार बार मैं आपको समझा रही हूँ ताकि आप इस चीज़ को आराम से कर पाओ। ठीक है, देखो आपके जो क्वेश्चन है बुक में आपको दिखाई दे रहे हैं, तो पहला जो क्वेश्चन था ये वाला मैंने आपको कर दिया है, आपको करने हैं 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो वेयर डज एम के गांधी डिस्क्राइब हैंडलूम, कहाँ पे मिले थे उनको हैंडलूम, कहाँ पे, साबरमती नदी के किनारे सत्याग्रह आश्रम। ठीक है, क्या आंसर आएगा, द हैंडलूम डिस्क्राइब एम के गांधी डिस्क्राइब द हैंडलूम्स नियर बाई साबरमती एट द सत्याग्रह आश्रम। ठीक है, समझ में आया, इस तरीके से आपको बनाने हैं। आगे क्या है, व्हाट वाज द डिफिकल्टी फेस बाय देम आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग हैंडलूम एट साबरमती, साबरमती नदी के किनारे जब उन्होंने आश्रम को इंट्रोड्यूस किया तो उन्होंने किस तरीके की डिफिकल्टीज उन्होंने फेस करी। देखो मैं आपको बुक में बता देती हूँ क्या है, वी introduced a few handlooms there, but no sooner had we done as this, we found ourselves up against the difficulties. All of us belong either to be liberal professional to be businessman. Not one of us was an artisan. ठीक है, कहाँ तक होगा, वी नीड ए weaving expert to teach to weave before we could work the wall of his art. ठीक है, यहाँ तक कहाँ से आएगा इसका, ठीक है, यहाँ से आपको करना है कहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, कौन सा है ये आपका सेकंड नंबर। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सेकंड नंबर आपको यहाँ से यहाँ तक करना है। ठीक है, फर्स्ट आपका ये हो गया, फर्स्ट ये हो गया। ओके, आगे व्हाट डज गांधी मीन बाय वर्ड ऑफ एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस का मतलब, गांधी जी के वर्ड का, एक्सपीरियंस का मतलब क्या है। ठीक है, तो जिस तरीके से उन्होंने अनुभव प्राप्त किया इसमें, तो उस चीज़ के ऊपर गांधी जी ने कैसे अपने आप को उन्होंने एक्सपीरियंस लिया इसमें। ठीक है, ये आपको इसमें करना है। फिर ये
वॉट ऑब्जेक्ट डिड दे सेट बिफोर देमसेल्फ, व्हाट डिड दे डू टू अचीव इट। उनके सामने जब वो उनको स्थापित कर रहे थे तो उनके सामने कौन कौन से ऑब्जेक्ट थे। तो ठीक है, इस तरीके से आपको मैं 2 बता चुकी हूँ, 2 आपको ढूंढने हैं बुक में और आपको पूरा चैप्टर पढ़ के इनके आंसर वापस से करने हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें मैंने आपको पहले वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि 1 2 3 1 4 5 7 8 9 10 वाला मैंने आज आपको करवा दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये दोनों चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। और कुछ चीज़ नहीं समझ में आए, कोई क्वेश्चन का आंसर अगर आप नहीं कर पा रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है, तो मेरे को टेक्स्ट मैसेज कर देना ताकि मैं उसका आंसर आपको लिख के व्हाट्सएप पे ही सेंड कर दूँ। ठीक है, ओके एंड थैंक यू।